नाज़रीन, हमारे सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जा रहा है। आपको नहीं यकीन आता तो आप लगाते रह जाएंगे। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। मेरा नाम है आमिर डार। डॉक्टरों की सफायत का जिक्र करें या मरीजा के दर्द का इजहार, मरीज डॉक्टरों से हमेशा करते हैं मसीहाई की उम्मीद, लेकिन यहाँ ऐसे डॉक्टरों की भी कमी नहीं जो मसीहाई की आड़ में देते हैं दर्दनाक अजाब। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज इस मरीजा की दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसी मुसीबत टूटी जो इस खानदान के वहमो गुमा में भी न थी। ये खानदान तो खुशियां मना रहा था क्योंकि घर में एक नया मेहमान आ रहा था, एक नया वजूद। घर की बहू माँ बनने वाली थी, लेकिन लाहौर के सर्विसेज अस्पताल यूनिट्स में जच्चा बच्चा की जिंदगियां किस कदर होती हैं खतरे में। इससे ज्यादा और क्या होगी खौफनाक सूरत हाल कि नाअहल और गाफिल डॉक्टर दौरान ऑपरेशन सर्विस की पैदाइश के बाद खातून की हालत बिगड़ी तो कैसे अमले ने कोशिश की जुर्म छुपाने की। रिपोर्ट्स में सच सामने आने पर कैसे बौखला गए डॉक्टर्स, कैसे खातून की ड्रिप और दीगर मेडिकल आलात उतार कर बेड खाली करने का हुक्म दिया गया। 18 दिनों में खातून का दोबारा मेजर ऑपरेशन करके कैसे उसकी जिंदगी अजाब बनाई गई। सरकारी अस्पताल ने प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट क्यों गायब कर दी। मामला मीडिया पर आने के बाद डॉक्टर्स ने मरीजा के साथ कौन सा दर्दनाक खेल खेला। दोबारा ऑपरेशन के बाद भाई ने ऑपरेशन थिएटर में किस चीज की तस्वीर बनाई जिसने डॉक्टरों की काबिलियत का पोल खोल दिया। टीम मुजरिम कौन ने अस्पताल में घुसकर कोशिश की इन सच्चाइयों को सामने लाई। बल्कि अगर डॉक्टर यूं ही गफलत के मुर्तकिब होते रहे तो ये वाकया लाहौर के सरकारी अस्पतालों के गायनी यूनिट्स में जाने वाली हर उस खातून के साथ भी पेश आ सकता है जो बच्चे की माँ बनने वाली हो। मिंसा फैसल उसका नाम है खातून का, उसके भाई हैं एडवोकेट हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इनका नाम है। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खातून जो कि अभी हॉस्पिटल में जेर इलाज है, दूसरी सर्जरी भी सर्विस अस्पताल में हुई है। तो अस्पताल में चूँकि डॉक्टर्स की अपनी मोनोपोली है, उनकी गुंडागर्दी है, बदमाशियाँ है, तो ये पब्लिक प्लेस, लेकिन वहाँ पे मीडिया को कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए हमने मिंसा के भाई को रिक्वेस्ट की है वो हॉस्पिटल के बाहर आए हमसे बात करने के लिए। हमसे बात करते हैं। इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे जरा आपने आगाज़ से बताना है ये किस तरह से सारा मामला हुआ है। बहन की जो डिलीवरी है वो सर्विसेज अस्पताल में हुई थी, इसे कितनी देर होगी? तब बिल्कुल ठीक डिलीवरी हुई थी, उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन थी? नहीं, बात है कि 28 मई को जो है इसका सिस्टर का ऑपरेट हुआ था सर्विसेज हॉस्पिटल में। सिजेरियन ऑपरेट हुआ था 8 मई को। 28 मई को, और सिजेरियन से ही बेबी बॉय अल्हम्दुलिल्लाह हुआ था। बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑपरेट जो है 1 जून को जो है इसको डिस्चार्ज कर दिया गया था हॉस्पिटल से। ठीक, पहला ऑपरेशन हुआ था, पहला ऑपरेशन बेबी हुआ, उस वक्त तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी? नहीं, उस ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ था। ऑपरेशन उस वक्त तो ठीक था क्योंकि अभी हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन था सारा कुछ। अच्छा, जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है वही थी? जी। मुझे जो पता चला था कि नॉर्मली जो जब सिजेरियन होता है, जब ऑपरेशन के जरिए किसी बच्चे की पैदाइश होती है, जो माँ होती है, जो जच्चा होती है, उसे 7 से 8 इंच तक जाहिर है कि उसके 7 से 8 स्टिचेस लगती हैं। जी जी। लेकिन इस केस में स्टिचेस की तादाद बहुत ज्यादा थी। 21 स्टिचेस जो है ना, 20 से 21 वो स्टिचेस लगे थे। 21 स्टिचेस लगे थे। तो आपके इल्म में था, ये भी बाद में पता चला? ये हमें बाद में पता चला कि नॉर्मल जो है 6 से 7 लगते हैं, 8 लगते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे पेशेंट के साथ 19, 20, 21 इसी फिगर में जो है स्टिचेस लगे। तो आपने डॉक्टर से पूछा या एमएस से पूछा कि भाई क्या मामला था? आपने हमें एतमाद में लिया या बाद में बताने की आपने जहमत नहीं की? उन्होंने ये कहा कि बच्चा जो था जी वीक था और काफ़ी ज़्यादा उसकी मदर की हालत भी काफ़ी जो थी सीरियस थी। इस वजह से हमें जो है ऑपरेट बड़ा करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है 20 या 21 जो है वो स्टिचेस लगे थे। सरकारी अस्पतालों में कोई तरीका, कोई लाहे अमल नहीं। यही वजह है कि मरीजों के साथ नारवा सलूक किया जाता है और उनको जिस अजियत से गुजरना पड़ता है वो तकलीफ या तो मरीज जानता है या फिर उसके लवाहिकीन। 1 जून को बहन के पेट में दर्द शुरू होता है। 1 जून को डॉक्टर जो है उसको डिस्चार्ज करते हैं हॉस्पिटल से। अच्छा, ठीक है। 1 को और उसके तकरीबन 3 दिन के बाद मीन्स के 4 से 5 तारीख को जून को इस मंथ के फर्स्ट वीक में उसको पेन स्टार्ट होती है। और एग्जैक्टली जो है 4 दिन के बाद, उसके बाद आप कह लें कि हम डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं कि इसकी ये कंडीशन है। इस कंडीशन के बाद डॉक्टर कहता है जो मेडिसिन वगैरह दी गई है जस्ट वो कंडीशन। किस डॉक्टर से कंसल्ट किया? इसी सर्जन से, इसी डॉक्टर? नहीं, जिन्होंने ऑपरेट किया तो उसी डॉक्टर से। डॉक्टर सदफ नाम है। अच्छा। और डॉक्टर इरम नाम है जिन्होंने ऑपरेट किया। अच्छा, ये दोनों सर्विसेज की? ये सर्विसेज स्पेशल गायनी वार्ड में थी। गायनी वार्ड में। और देन उसके बाद हमने 10 जून को इसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या
क्या फील होना शुरू? इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसकी सांस उखड़ने लग गई थी। अच्छा। और इसकी पेट में शदीद तकलीफ हो गई? में काफी इन्फेक्शन, काफी स्वेलिंग हो गई और उसके बाद ना उठ सकती थी ना बैठ सकती थी। और यहाँ तक कि इसकी ये हालत थी कि एक आम कोई भी गाड़ी हो वहाँ पे बैठ नहीं सकती, तो स्पेशल इसके लिए फिर एम्बुलेंस करवाई थी। जिम्मेदार थे डॉक्टर, वही डॉक्टर जिसने मिंसा फैसल का मेजर ऑपरेशन किया। दिखाएंगे डॉक्टरों ने ऐसी कौन सी कोताही बरती जो जानलेवा भी हो सकती थी। लेकिन क्या सरकारी अस्पतालों के मसीहा वाकई इतनी बड़ी लापरवाही का मुजाहिरा कर सकते थे? जो कुछ मरीजा के भाई ने बताया उसकी भी तस्दीक जरूरी थी, इसलिए हमने कॉल मिलाई सर्विसेज अस्पताल के MS को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? आमिर डार मेरा नाम है जी, मैं प्रोग्राम करता हूँ एक मुस्लिम कौन के नाम से। खैरियत हैं आप? जनाब अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये फरमाइएगा कि अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ पे केस हुआ था, कल परसों ये मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ है, वो मिंसा फैसल खातून है। मीटिंग में बैठा हूँ मैं, बताएं। अच्छा बस मुझे 1 मिनट आपका चाहिए। मैं आपका तो जी काम के सिलसिले में फोन कर रहा हूँ। आप अगर ऑफिस में हैं तो कहते हैं तो मैं आ भी जाता हूँ, 2 मिनट में आपसे मुलाकात। नहीं बताएं, हुक्म करें। अच्छा तो सर वो मुझे बताइएगा कि उस पर कोई इंक्वायरी होल्ड करें आप लोग? जी हम कर रहे हैं। अच्छा तो इसमें क्या वैसे प्रैक्टिस क्या है डॉक्टर्स के साथ, मतलब क्या उसका कोई लाइसेंस कैंसिल होता है, क्या होता है? बस हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो देखते हैं इसमें कुछ पता। डॉक्टर इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, खातून का दूसरी बार भी मेजर सर्जरी ऑपरेशन हुआ। मैं कर रहा हूँ जी, मैंने जनाब भाई से कहा कि इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी कर रहे हैं आप? ठीक है। तो इंक्वायरी मुझे तो पता चला है कि 6-8 माह लग जाते हैं, हेल्थ केयर कमीशन में जाएगा, उसके बाद PMDC में जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं है कि जिसपे इल्जाम है उतनी देर उन दिनों जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता नेग्लिजेंस की वजह से? तो उसमें मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, आपका इंटरव्यू आप अपना मौकफ दे दीजिए प्लीज। मौकफ मैं दे रहा हूँ भाई को कि हमने एक टीम जितनी इंक्वायरी कमेटी बना दी है। तो ये कौन कौन है, कितने डॉक्टर हैं सर इसमें और कितना अमला है आपका बाकी पैरामेडिक? जो है उधर से करनी है प्रोफेशनल लेवल पे बन रही है। आप कम से कम इतना तो एक्शन लेना कि वो उनके पास। आई एम वेरी मच इन टच विद द टाइम की क्या हालत है जानना जरूरी था, इसलिए टीम मुजरिम कौन ने किया एक फैसला। अस्पताल के अंदर ये सर्विस अस्पताल का ये प्राइवेट वार्ड है जहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट किया गया है, बल्कि ये लोग खुद ही यहाँ पे आए हैं, मतलब ये लोग खुद पे आप इनकी ज़ुबानी सुन सकें कि इन डॉक्टरों ने इनके साथ क्या किया है। और ये सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों के साथ और इंतहाई क्रिटिकल मरीज़ों के साथ, जो गायनी की वार्ड्स हैं वहाँ पे मरीज़ों के साथ क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये अभी भी ड्रिप लगी हुई है और अभी भी इनका जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। मुझे ये बताया जा रहा है कि इनका जो सांस है अभी भी बेहतर नहीं हो सका। मरीज़ से जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मिन साहब के? बेहतर हैं पहले से? नहीं फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत बिल्कुल भी नहीं है जी। ये इस कमरे में आप कब से आए हो? हम कल शिफ्ट हुए हैं। कल शिफ्ट हुए आप? तो कल से लेके अब तक कोई बेहतरी महसूस नहीं हो रही आपको? पेन बहुत ज़्यादा है क्योंकि डबल सर्जरी उन्होंने की है। खान को 2 बार मेजर सर्जरी से गुजरना पड़ा। सिर्फ यही नहीं बल्कि डबल सर्जरी के बाद कैसे मरीजा की ड्रिप उतार दी गई और कैसे शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया जाता रहा। सर्विसेज अस्पताल के अमले को बेनकाब करती ये खुफिया वीडियो दिखाएंगे आपको, लेकिन अभी तक और बहुत सारी कड़वी सच्चाइयों से पर्दा उठाना बाकी है। मिंसा के जो हस्बैंड हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? फैसल जावेद। फैसल सबसे पहले बताएं, ये जो इस वक्त आप इस कमरे में हैं इसका पे आप कर रहे हैं? ये डेफिनेटली हम खुद पे कर रहे हैं। आप खुद पे कर रहे हैं? और जितने मेडिसिन लेके तो सारी खुद भी पे कर रही है। चलें, ये तो एक और आपने भांडा फोड़ दिया और कुछ सब ड्रामा है। कुछ गवर्नमेंट की तरफ सरकारी से अस्पतालों में फ्री नहीं है, ये मुझे मिंसा बता रही है। सब कुछ हम लोग खुद देख कर आ रहे हैं, इवन दो कि हमारे प्राइवेट से ज्यादा पैसे के हालात हो गए। अच्छा एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा जरा थोड़ी सी इनसे बात करें। अब आप बताएं बहन। यहाँ पर कोई मेडिकेशन किसी चीज़ की कोई चीज़ फ्री नहीं है। फ्री नहीं हम है। गायनी में थे तब भी बाहर से जाके मेरे हस्बैंड मदर जो भी लेकर आते थे सब कुछ। हम सर्जिकल में गए, वहाँ से भी सारी दवाइयाँ, इवन दो एक इंजेक्शन भी बाहर से आ रहा है और इंजेक्शन भी सस्ते नहीं है, एक्सपेंसिव हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कोई चीज़ फ्री नहीं है। अगर हम समझ रहे हैं हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गए और हमारा फ्री हो रहा है सब कुछ, यहाँ पे कुछ फ्री नहीं है। सर्विसेज में कुछ भी फ्री नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लगते हैं उतने पैसे उससे ज़्यादा लग चुके हुए हैं। उससे ज्यादा लग चुके हैं हमारे उससे ज़्यादा लग चुके हुए हैं।
पल पल मरते सिसकते मरीज मसीहाओं से क्या उम्मीद रखें? ये डॉक्टर तो उन्हें मजीद तकलीफ, डॉक्टरों की सफाकियत का निशाना बनता रहा। पेशेंट मिल्सा फैसल, उनकी वालदा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जब से पहली जो सर्जरी हुई थी उसके बाद जो सेकंड सर्जरी है, जो वालदा हैं वो हर लम्हा उनके साथ हैं। तो ये बड़े बेहतर अंदाज में हमें बता सकती हैं कि इस अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। उनकी जो बेटी है वो दिन रात किस तकलीफ से गुजरी है। आंटी मुझे ये बताइएगा, आप जिस तरह आपकी जो बेटी है वो बता रही हैं कि जो जिस तकलीफ से गुजरी, माँ होने के नाते आपके लिए कितना तकलीफ से मसला था ये सब? मुझे बताया कि इस वक्त आप इस कंडीशन में कि बात करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश बहुत ज़्यादा तकलीफ थी इसे, बेइंतहा। जब इसे डिस्चार्ज किया तो ऑपरेट हुआ है ना, ऑपरेट के बाद भी ये ना कंप्लेन कर रही थी कि मामा मुझे बहुत पेन है, बहुत पेन है। मैं डॉक्टर्स को कहती रही तो वो कहते हैं कि जी ये सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पेन ज़्यादा फील करती है। 5 डेज़ बाद इन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। जब मैं इसे घर भी लेके गई हूँ, ये सिर्फ स्प्राइट इसके वॉमिट हो जाती थी, सिर्फ स्प्राइट में पानी मिक्स करके पीती रही। मैं इसे कहती थी बेटा मेजर ऑपरेशन हुआ है, बेबी है तुम्हारा, तुम कुछ खाओ, यखनी ले लो, कोई चीज़ खा पी लो। कहती मामा मेरे से कुछ नहीं खाया जाता। शुरू में तो इसने इसके पेन और वॉमिट था, आहिस्ता आहिस्ता से इसे फिर लास्ट वीक इसे बहुत ज़्यादा रात को टेम्परेचर होने लग गया। 10 जून को ये गई है, रमज़ान था, इसे मैंने ना थोड़ा सा स्लाइस दिया शोरबे में डिप करके। कहती है मामा मुझे वॉमिट फील हो रही है। फिर मैंने इसे स्प्राइट दी, ये अंदर वॉशरूम में गई है, इसे वॉमिट स्टार्ट हो गई। उसके बाद ये बेड पे से लिटाया इसके पापा ने, तो एकदम से ये शिवरिंग करना शुरू हो गई और साथ ही ये बेहोश हो गई। काफ़ी देर हम इसे होश में लाते रहे लेकिन ये होश में नहीं आई। फिर एम्बुलेंस मंगवाई हमने, 1122 को कॉल की, वो आए, हम इसे लेके जिनाह हॉस्पिटल गए। जिनाह हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी ये सर्विसेज का केस है, आप इसे सर्विसेज ले जाएं। जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी जिस पे टोटली मूवी बनी होती है अल्ट्रासाउंड की, और जो उसके कमेंट्स थे, रिमार्क्स थे डॉक्टर के, पूरी एक रिपोर्ट फाइल से गायब होगी। यहाँ पर कोई मेडिकेशन, किसी चीज़ की कोई चीज़ फ्री नहीं है। हम गायनी में थे तब भी बाहर से जाके मेरे हस्बैंड, मदर जो भी लेकर आते थे सब कुछ। हर सरकारी अस्पताल का एक जैसा हाल है, जिना हो या सर्विस, कोई पुरसाने हाल नहीं। इस खानदान ने पहले सर्विसेज अस्पताल में अजियत झेली, अभी इमरजेंसी की हालत में दर्द से बेहोश होने वाली मिंसा के माँ बाप इसे जिना अस्पताल लेकर आए, मगर जिना अस्पताल ने तिब्बी इमदाद देने की बजाय जो सलूक किया वो भी इंतहाई तशवीशनाक है। इस हद तक इनकी तबीयत बिगड़ और जिनाह हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी ये सर्विसेज का केस है, आप इसे सर्विसेज ले जाएं, हम इसे डील नहीं कर सकते। वहाँ से फिर हमने एम्बुलेंस करवाई और वो जो कंडीशन थी ये मैं जानती हूँ, या मेरा अल्लाह जानता जो मेरी हालत थी। बेबस माँ को कैसे सुकून मिलता, उसकी बेटी की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर इंतहाई सफाकी का मुजाहिरा कर रहे थे। फिर हम दोबारा उधर गायनी में आए हैं तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आंटी गायनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे मेडिकल इमरजेंसी में ले जाएं। वहाँ से फिर हमने तीसरी एम्बुलेंस करवा के हम वो उधर मेडिकल इमरजेंसी में लेके गए। उन्होंने ECG किया, उन्होंने इसका ब्लड टेस्ट किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे भी जहन में ये बात ना आई कि मैं भी इसका अल्ट्रासाउंड करवा लूँ। किसी के वहमो गुमान में नहीं था किसी कि बड़ी गलती हो सकती है डॉक्टर। वहीं पे इसे ना वॉमिट स्टार्ट होगी बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट किया मेडिकल इमरजेंसी में, उन्होंने फिर हमें ना घर भेज दिया। किसी भी डॉक्टर ने मुकम्मल चेकअप नहीं किया, बस दर्द के खात्मे के लिए अद्वियात दे दी गईं, लेकिन ये सब जान छुड़ाने के लिए था, इलाज के लिए नहीं। 1-2 दिन बाद इसे ना रात को टेम्परेचर होना शुरू हो गया। टेम्परेचर हुआ तो मैं और इसके पापा इसे डॉक्टर पे लेके गए हैं। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि इसका टाइफाइड का ना वो चेकअप करवाएं, तो क्योंकि रात को इसे टेम्परेचर होता था। पहले तो रात को 7 बजे के बाद होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद इसे दोपहर को 3-4 बजे टेम्परेचर होना शुरू हो गया, और इतनी शिवरिंग और बहुत ज़्यादा इसे टेम्परेचर, ना कुछ खाती थी ना पीती थी, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी नहीं उठा सकती। जिस बच्चे को पैदा करने के लिए इतनी तकलीफ उठाई, डॉक्टर्स की गफलत की वजह से माँ बच्चे को दूर कर दिया गया। तो उसके बाद ना
ये ईद के बाद इसके हस्बैंड ईद पे आए हुए थे, मुझे कहने लगे कि मामा ऐसा करते हैं, हमने जिस डॉक्टर को पहले चेकअप करवाया था ना, डॉक्टर सूफिया हैं, प्रोफेसर हैं हम, तो उनको हम चेकअप करवाते हैं। मंडे को मैं ईद के फ़ौरन बाद मंडे को मैं, इसके हस्बैंड और ये हम तीनों गए हैं डॉक्टर सूफिया के पास, उन्हें चेकअप करवाया। इसने सारा बताया कि ऐसे ड्यूरिंग ऑपरेशन इनसे जो कमर में इंजेक्शन लगाते हैं वो सही नहीं लगा, पहले एक दफ़ा लगाया, फिर 2 दफ़ा लगाया, फिर तीसरी दफ़ा जाकर कहीं इनसे इंजेक्शन सही लगा। इसने सारी उन्हें डिटेल में सारी बात बताई। उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि आप ना ऐसा करें कि एक अल्ट्रासाउंड बाजी इसका करवाएं। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं करवाती हूँ। साथ ही उनके ना अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर्स भी होती हैं, बहुत अच्छी हैं वो डॉक्टर। उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में उन्होंने जी पौने घंटे का उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करके तो उन्होंने मुझे ना कहा कि आंटी यहाँ तो इसके अंदर गास है, यहाँ कोई अंतरियाँ इकट्ठी हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर इसके गड़बड़ है, और मुझे जो फील हो रहा है वो मेडिकल गास है। उफ खुदाया, कॉटन दौराने डिलीवरी मेजर ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर्स ने मरीजा के जिस्म के अंदर ही छोड़ दी। अब दोबारा उसी अस्पताल, उसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा जो पेट में कॉटन रखकर भूल गई थी। क्या वाकई कॉटन मरीजा के पेट में थी या हकीकत कुछ और है? फिर हम दोबारा इधर गायनी में आए हैं, फिर यहाँ पे आके तो बताया, फिर वो डॉक्टर साहिब आई, वो कहती है कि आंटी मैंने गॉस यूज ही नहीं किया। डॉक्टर मुसलसल इनकारी थी कि उसने कॉटन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जिसके साथ बीती हो वही जानता है। लड़की को भी अपने जिस्म में कुछ महसूस हो रहा था। पहला आपका ऑपरेशन हुआ था जब पहली सर्जरी हुई थी, तब उसके बाद आपको कितने दिन बाद कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गई थी? वो कॉम्प्लिकेशंस क्या थी? मुझे डे फर्स्ट से कॉम्प्लिकेशन थी, और मैंने डॉक्टर से बोला भी था कि मुझे फील हो रहा है कि राइट साइड पे मुझे हैवीनेस फील हो रही है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि शायद कोई स्वेलिंग हो या होता है। मेरा भी फर्स्ट सी सेक्शन था, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जिस हिस्से में वो पड़ा हुआ था? हाँ जी, गास था। ठीक है। मुझे वहाँ एक बॉल सा फील होता था। अच्छा। बट अगर हम लोग जब गए हैं, लेकिन नहीं मैं ठीक हो सकी, पेन डे बाय डे ज़्यादा होता गया था, कुछ खाया नहीं जाता था, वॉमिटिंग होती थी, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। सांस का भी मसला होना शुरू हो गया? सांस मेरा बंद हो गया था, सांस का मसला होता था। क्या है हकीकत, क्या है फसाना? लेकिन लड़की की तकलीफ को झुटलाया नहीं जा सकता, बल्कि जिस अजियत, जिस दर्द से वो गुजर रही थी, उसके दर्द के बारे में सोचकर ही जिस्म काम जाता है, और उसके साथ साथ मरीजा के लवाहिकीन भी इस तकलीफ से गुजरे। 19th को यानी ये तकरीबन 22-23 दिन बनते हैं। तकरीबन आप कह लें कि 18 दिन बनते हैं। 18 दिन बनते हैं। 18 दिन के बाद नहीं, ऑपरेशन 28 को हुआ। ऑपरेशन 28 को हुआ। 28 को हुआ तो 19 के बाद ये 22-23 दिन बाद 20 तारीख को, यानी वो जो कपड़े का टुकड़ा है, गाज है, वो तकरीबन 22-23 दिन अंदर रहा। और वो आपने अल्ट्रासाउंड कहाँ से करवाया? हमने प्राइवेटली करवाया, वहाँ पे करवाया, और अच्छा क्लिनिक है, तकरीबन लाहौर में बड़ा उसका नाम है, और गायनी स्पेशल है वो भी। वहाँ से हमने जो है इसका अल्ट्रासाउंड करवाया, जिसके अंदर साफ लिखा हुआ था 6.3 सेंटीमीटर का जो है कोई टुकड़ा है, और समथिंग लाइक कॉटन के जनाब 6.3 का सेंटीमीटर। और ड्यूरिंग ऑपरेट जो है डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से पेट में रह गया, और हमने फिर ऑन द स्पॉट जैसे पेशेंट को घर लेकर आने के बाद 19 को डॉक्टर को कॉल करके हमने ये कहा कि डॉक्टर साहब ये सूरत हाल है कि अंदर हमें रिपोर्ट में ये आ रहा है कि अंदर पीस रह गया। उन्होंने कहा जनाब आपका अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं हो सकता, आप इसको हमारे पास ले आए। जैसे ही हम इसको शाम के टाइम पर सर्विसेज हॉस्पिटल गायनी स्पेशल में, जहाँ पे इसको ऑपरेट हुआ था, ट्रीटमेंट जहाँ पे हो रहा था, वहाँ पर लेकर आने के बाद जो है आप कह लें कि डॉक्टर ने कहा ये तो आपकी रिपोर्ट है, क्या पता आंतरियों में स्वेलिंग हो, क्या पता अपेंडिक्स की पेन हो। मीन्स के आपने दिखाया था डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड? डॉक्टर को जिसमें टुकड़ा नजर आ रहा था। मज़े की बात यह है कि नेग्लिजेंस तो एक चीज़ है, एक अलहदा चीज़ है नेग्लिजेंस। तो हमने उसको रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर सदफ को और डॉक्टर इरम को, प्लस उनके जो सीनियर थी उनको। डॉक्टर सदफ ने चलाकी ये खेली कि जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी, जिस पे टोटली मूवी बनी होती है अल्ट्रासाउंड की, और जो उसके कमेंट्स थे, रिमार्क्स थे डॉक्टर के, पूरी एक रिपोर्ट फाइल से गायब हो गई। वो डॉक्टरों ने गायब कर दी। पेशेंट भी उनके पास आ चुका था, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी गायब कर दी जी। ये नहीं उनका पूरा मंसूबा था कि इसे बिल्कुल गायब कर दिया जाए ताकि आपके हाथ में कुछ भी ना हो।
डॉक्टर्स अपनी कोताही को मानने को तैयार न थे। प्राइवेट अस्पताल की जहां रिपोर्ट गायब हुई, वहीं गायनी डॉक्टर ने कॉटन इस्तेमाल करने से भी इनकार किया। सितम ज़रीफी तो ये कि अब भी मरीजा तकलीफ में मुब्तला थी। उसके पेट में कुछ तो था जिसने उसे मौत के करीब तर कर दिया था। इफ्तिखार, मुझे ये बताएं, किस बेस पे कहा कि इसका दोबारा से ऑपरेशन होगा, यानी दोबारा सर्जरी होगी? आपने डेफिनेटली उनसे पूछा होगा कि अगर स्वेलिंग है, अगर पेट के अंदर कोई चीज़ नहीं आप भूल गए, तो आप दोबारा से सर्जरी क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरी बहन का जो पेट है दोबारा से चीर फाड़ बात यह है कि जब उससे डॉक्टर से ये बात की गई, जो उनके सीनियर थे, सीनियर अथॉरिटी से भी बात हुई, तो मेरी वालदा जो है वो भी गई हैं। उन्होंने कहा जी आंटी कुछ भी नहीं है, टेंशन ले रही है, वैसे स्वेलिंग है, आपकी तसल्ली के लिए हम ऑपरेट कर देंगे। फिर मैंने डॉक्टर से बात की कि ऑपरेशन है, एक तो पहले आपने ऑपरेट जो है आम रूटीन से डबल किए, डबल से भी ट्रिपल किए। डिजिटल एक्सरे से आता है नज़र, और अगर नज़र आता भी है तो जस्ट अल्ट्रासाउंड से नज़र आता है 99%। अच्छा। और जो सिटी स्कैन है, सिटी स्कैन से भी ये 60 to 70% नज़र आता है, उससे ज़्यादा नज़र नहीं आता, क्लियर नहीं होता। तो इन्होंने वही हरकत की कि पहले डिजिटल एक्सरे किया अपने आप को क्लियर करने के लिए, फिर हमें कहा जी एक्सरे में कुछ भी नहीं आ रहा। गोया डॉक्टर्स अपनी कोताही को छुपाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे थे। यानी ये सिर्फ गफलत नहीं बल्कि मुजरिमाना गफलत। एंड ये लास्ट मंडे जो हुआ, मंडे को उसका ऑपरेट हुआ। अब ऑपरेशन के बाद सर्जिकल वार्ड 1 जो कि HDU वार्ड है, जो ICU CCU के नीचे है। हालत इंतहाई तशवीशनाक थी, लेकिन क्या वाकई कॉटन पेट के अंदर ही थी? ऑपरेशन हो जाने के बाद क्या हकीकत सामने आई? कुछ सबूत भाई के पास भी मौजूद थे। वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर की मैंने पिक्चर बनाई है, जो मेडिकल गाज निकला था आफ्टर ऑपरेशन। अच्छा, वो जो कपड़े का टुकड़ा निकला है, हाँ जी, उसकी वीडियो आपने खुद बनाई हुई? उसकी पिक्चर्स बनाई गई है, पिक्चर्स और बना ली पिक्चर्स भी बहुत मुश्किल से बनाई गई है। जैसे ही पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आते हैं, तो मेरी वालदा और कह लें कि उनके हाथ में वो गाज था, जो कि छोटी सिस्टर के बेड पर जो था वो पड़ा हुआ था साइड पर। डॉक्टर से बात की कि ये क्या है, कहते हैं वो उनके पेट से निकला, तो जो डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से रह गया था। मैंने ऑन द स्पॉट उसकी तस्वीर बना ली। जैसी तस्वीर बनाई, एक लेडी डॉक्टर आती हैं, निकाब किया होता है, मास्क पहना होता है, वो अम्मी के हाथ से वो गाज लेकर चली जाती हैं। ट्यूसडे की इवनिंग में डॉक्टर अमारा आती हैं, जो कॉन के इंचार्ज थी, डॉक्टर हुरुलैन या हुरैन नाम था, ये दोनों आती हैं। जो यूरन बैग है वो भी उतार रहे हैं, ड्रेन भी उतार रहे हैं, और आपको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं वार्ड में होगी। ये हैं वो तस्वीर, एक बॉक्स के अंदर खून में डूबी पट्टी, कॉटन यानी मेडिकल गॉज नजर आ रहा है। यही वो मेडिकल गॉज है जो इस नौजवान लड़की के पेट के अंदर डॉक्टरों की मुजरिमाना गफलत से रहा। लेकिन अभी भी डॉक्टरों को मिंसा फैसल पर रहम ना आया। आगे जो कुछ हुआ सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले दिन भी ट्यूसडे का दिन था। ट्यूसडे की इवनिंग में डॉक्टर अमारा आती हैं, जो कॉन के इंचार्ज थी, डॉक्टर हुरुलैन या हुरैन नाम था, ये दोनों आती हैं। आकर छोटी सिस्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा कि जनाब हम आपकी जो यूरन बैग है वो भी उतार रहे हैं, ड्रेन भी उतार रहे हैं, और आपको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं वार्ड में। जबरदस्ती यूरिन बैग उतार के ले जाती। मरीज की हालत अभी संभली न थी, हालत इंतहाई सीरियस थी। लेकिन पहले इस लड़की को जब शिफ्ट किया जाने का कहा जा रहा था, तो कैसे बेबस मरीजा मिन्नत समाजत करती रही। मेरा नाम मिंसा फैसल है। कल मेरा ऑपरेट के एक हफ्ते से मैं यहाँ पर एडमिट थी। इन्होंने गायनी वालों ने पहले गाज पीसेस मेरे अंदर छोड़ दिए थे, उसके बाद अब सर्जिकल वालों ने मुझे ऑपरेट किया, और अब ज़बरदस्ती मेरा यूरिन बैग भी निकाल दिया, मेरी नालियाँ भी निकाल दी, ड्रेन भी निकाल दिया मेरा, और मुझे यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए। तो वो जो स्टफ आपके पेट से निकाले ऑपरेशन के दौरान, गाज मेडिकेटेड गाज जो यूज़ होते हैं, आपको दिखाया गया? इन्होंने मेरे जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से निकाला तो ICU में मुझे शिफ्ट किया। उस टाइम मेरे बेड के ऊपर वो गाज की पूरी डब्बी पड़ी हुई थी। मेरी मदर ने जब पकड़ा तो डॉक्टर अमारा आई, और उन्होंने जो है मेरी मदर के हाथ से ले लिया कि हम ये आपको ना गायनी की फाइल देंगे, ना ही हम गाज पीसेज आपको देंगे। जहां डॉक्टरों के रवैये से मरीज परेशान होता है, वहीं लवाहिकीन भी बेबस नजर आते हैं। जाएं तो कहां जाएं? जो हमारे साथ होना था वो तो हो गया। किसकी नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ, किसकी गफलत की वजह से हुआ,
हम कटहरे में आना चाहिए लोगों को, माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए किसी सूरत में। देखें कटहरे में आके भी हमें आना तो चाहिए उनको, क्योंकि इनके साथ हुआ है, किसी दूसरे के साथ ना हो सके। सिर्फ इसलिए जो तकलीफ इन्होंने बर्दाश्त करनी थी, आपने बर्दाश्त करनी थी, वो तो कर ली, हम कर लेकिन किसी और के साथ। यही है कि जितने भी डॉक्टर हज़रात हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बी केयरफुल फॉर एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, ताकि पेशेंट को ये जो सिचुएशन क्रिएट ना हो। ये एक आप ज़्यादा टेक्निकल बंदे हैं, उनके लिए तो ये मामूली बात होती है, लेकिन हमारे लिए, हमारे पेशेंट के लिए ये एक ज़िंदगी का रोग होता है कि उसको रिकवर होने के महीना ही लगते, सालों लग जाते हैं। सितम ज़रीफ़ी पता क्या है, सबसे पहले तो इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कि इतना बड़ा जो कपड़े का टुकड़ा है वो आपने एक पेशेंट के पेट के अंदर छोड़ दिया, और उसके बाद जब आप लोग आए, आप शिकायत कर रहे हैं, उस शिकायत को कोई सुन नहीं रहा, उल्टा आप लोगों के साथ बदतमीजियाँ की जा रही है कि आप गलत कह रहे हैं, आप ठीक बात नहीं कर रहे। ये ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी, ये ज़्यादा मैं पिंच करते ही बात कि जो एटीट्यूड है वो अगर डॉक्टर A+ रखें तो आधा मरीज़ वैसे ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अगर सेटिंग रखेंगे तो जो पेशेंट ठीक होने वाला भी होता है ना, वो उसको ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आ जाता है। तो मेरी डॉक्टर से यही रिक्वेस्ट है कि जब पेशेंट्स को आप प्यार से, अखलाक से ट्रीट करें ताकि उसकी रिकवरी जल्द हो सके। ये बेबस बाप क्या करे, बेटी की हालत ज़ार को देखे या डॉक्टरों की सफाकियत को। जब ये लेडी डॉक्टर जबरदस्ती मरीजा की ड्रिप उतार रही थी, जरा ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। ठीक है ना, मुझे बेहतर पता है, मैं सारे वार्ड को इस वक्त देख रही हूँ, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। फिर गर्दीवी साहब ने बजाते खुद इनका ऑपरेट किया। ठीक है, इस सारे सिनेरियो में मुझे एक बात बता, आप लोगों ने एक बार भी हमारे साथ ऑपरेट नहीं किया, एक बार भी नहीं। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ। किस से हम कोऑपरेट बेटा? मैंने आपको ये कहा था, आपको देखो, आपको कल से कह रहे थे, लेकिन बे में जाना। अच्छा मुझे बताएं, वो नहीं, मुझे बात बताएं, वो मरीज नहीं है सर, वो मरीज नहीं है, वो मरीज नहीं है। बात ये है 20 दिन, अब आप चुप करना। बात ये है कि 20 दिन के अंदर दोबारा ऑपरेट हुआ, और जो आपके कुलीग है ना, कुलीग के ने ही जो गलती की, जो अंदर स्टफ रह गया, स्टफ निकला, बीइंग एन एविडेंस, वो हमारे पास मौजूद भी जो स्टफ निकला। एक सेकंड, दूसरी बात, आपने ऑपरेट, हम ये नहीं कह रहे कि आपका कसूर है, अब 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे, आपने सुना ली, ठीक है। दूसरी बात, ये एक पेशेंट का अभी 24 घंटे कह लें कि 30 आवर्स हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दी मेडिकल रूलिंग 48 आवर्स तक आप किसी पेशेंट को छेड़ भी नहीं सकते। ये आपने मेडिकल पढ़ा, आप अपना मेडिकल लॉ पढ़ा, ठीक है, मैं भी लॉ हूँ, ठीक है, मैं भी जो है हॉस्पिटल का जो लीगल एडवाइजर हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मेडिकल कंडीशन के हवाले से ये है कि एक पेशेंट से अभी उठ के बैठ के थूक भी नहीं फेंकी जा रही, तो आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं। आप मुझे मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो आपने लफ्ज़ बोलेंगे कॉर्पोरेट नहीं कर रहे, आप किस तरह की कॉर्पोरेशन चाहते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, कॉर्पोरेशन मुझे जितने हम कर रहे हैं उतने तो आपकी तरफ से हुआ ही नहीं है। कौन सा नहीं किया? आप कह रहे हैं शिफ्ट करने, हम क्यों शिफ्ट करें? इतना सीरियस मैटर हुआ पड़ा हमारे। देख रहे हैं आप, ये है सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टरों और अमले का असली चेहरा। सरकारी अस्पतालों में क्या सलूक होता है मरीजों के साथ, ये है इसकी एक भयानक मिसाल। ऐसे में मिंसा के वालिदैन अपने दुख का इजहार ना करें तो क्या करें? आंटी मुझे अब ये बताएं, मैं आपकी जो तकलीफ़ है वो समझ सकता हूँ, और जो हमारे इस वक्त नाज़रीन हैं वो भी देख रहे हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो इस मरहले से, प्रोसेस से गुजरती हैं, उन्हें पता ही है कितना तकलीफ दे मरहला है। अब मुझे अब ये बताएं कि हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, आप किसी को सजेस्ट करेंगे दोबारा कि सरकारी अस्पताल में आए और सरकारी अस्पताल में आगे अपना इतना मेजर ऑपरेशन कर? मैं अच्छी भली प्राइवेट जा रही थी, पता नहीं नसीब मेरे बुरे कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ पे ले। कभी सोचूंगी भी नहीं कि मैं दोबारा, अल्लाह माफ करे, कभी कोई भी, मैं तो कहती यहाँ ना आए। और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, उनकी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है, और इनकी अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अभी बड़ी देर चलेंगी, उनके साथ क्या होना चाहिए? मेरी बच्ची उठ के बैठ नहीं सकती, मेरी बच्ची चल नहीं सकती, मेरी बच्ची वॉशरूम नहीं जा सकती, अपना बच्चा नहीं पकड़ सकती, इससे भर गई। जितनी मुश्किल से उसने ये बच्चा पैदा किया, ये मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है, ये जानती है। कोई भी मरीज हो, मसीहाओं को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मामला इंसानी जिंदगियों का है। डॉक्टरों को एहसास करना पड़ेगा इस बात का कि किस तकलीफ में होता है वो इंसान जिसे गुजरना पड़े किसी ऐसी सूरत हाल से। एक
एक औरत के साथ क्या हो रहा है इस मुआशरे में और ख़ासतौर पर हमारे सरकारी अस्पतालों में? क्या महसूस किया? बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गायनिक साइड पे तो मैंने तो सर्विसेज ही विज़िट किया है, बहुत बुरे हालात हैं। इवन तो इनके ऑपरेशन थिएटर्स बहुत गंदे हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको शायद बयान भी नहीं कर सकती जो मेरे साथ हुई है ऑपरेशन थिएटर में। अल्लाह ना करे, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी रखी। ये तो मैंने जो एक्सपर्ट से डिस्कस किया है, ये तो लाइफ थ्रेटनिंग है। अल्लाह ना करे, इससे तो इंसानी जान जा सकती है। जिस तरह आपने बताया कि यूरिन आना बंद हो गया था, तो ये तो किडनीज फेल कर देते हैं। तो अभी मैं इफ्तिखार से आपके जो भाई उनसे बात कर रहा था, ये तो यकीन करें आपकी दूसरी ज़िंदगी खुदा ने आपको दी। बेशक सही। आप क्या समझती हैं इन डॉक्टरों के खिलाफ? डिग्रीज पता नहीं ये कहाँ से लेके आ जाते हैं, प्रैक्टिस की तरफ, काम की तरफ ध्यान नहीं है, हड़तालों की तरफ इनकी ध्यान है। क्या होना चाहिए इनके साथ? जिस डॉक्टर ने मेरा ऑपरेट किया उसकी तो डिग्री कैंसिल होनी चाहिए, लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, उसका कैंसिल होना चाहिए, ताकि आज अगर मैं इतनी तकलीफ में हूँ, कोई और लेडी इतनी तकलीफ में ना आए। मैं जानती हूँ मैं किस तरह इस बिस्तर पे लेटी हूँ। एक महीना होने वाला इस तरह। मेरा छोटा सा बेबी है, वो बेचारा घर पे होता है, मैं उससे दूर हूँ सिर्फ इन डॉक्टर्स की गफलत की वजह से। कसूर आपका ये था कि आप एक सरकारी अस्पताल में आ गए? वाकई शायद यही कसूर था। सरकारी अस्पतालों की हालत और डॉक्टरों और अमले का रवैया इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक है। ऐसे मामलात पर खामोश नहीं रहा जा सकता। हुकाम अब भी नोटिस नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मिंसा फैसल के साथ जो होना था वो तो हो चुका। उसने जो तकलीफ बर्दाश्त करनी थी वो कर चुकी। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ आपके साथ ना हो, हमारी किसी बहन, हमारी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, तो आप उठिए, मिंसा फैसल की आवाज़ बनिए। वरना अल्लाह ना करे ये जालिम डॉक्टर आपके साथ भी किसी सरकारी अस्पताल में ऐसा सलूक ना करें। मुजरिम कौन की टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।